मेरा पुराना क्रश एवलिन के परिवार का अचानक से दिवाला निकल गया। लाल आंखों और कपकपाती आवाज के साथ उसने पूछा, क्या मैं उसे 1 मिलियन उधार दे सकता हूं? उसके पीले नन्हे चेहरे को देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। लेकिन मैंने आधा मजाक करते हुए कहा, 1 मिलियन काफी नहीं है, 100 मिलियन काफी नहीं है, मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। इसे ब्राइट प्राइस समझो, और फिर तुम बस मुझसे शादी कर लो। मुझे लगा वो गुस्सा हो जाएगी, कि उसे लगेगा मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूं, लेकिन वो बस 1 सेकंड के लिए थम गई। फिर उन खूबसूरत आंखों से मुझे गौर से देखा और एक एक शब्द करके कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। उस पल मेरे रीबर्थ के बाद से जो भी धैर्य और शांति मैंने बनाई थी, वो तुरंत टूट गई। चीजें मेरे सोचे हुए स्क्रिप्ट से अलग हो रही थी। मेरा नाम हैरिसन है और मैं एक री इनकारनेटर हूं। मेरे पिछले जीवन में मैं एक वर्काहॉलिक था, नीचे से ऊपर तक लड़कर पहुंचा था। 35 साल की उम्र तक मैंने सैकड़ों बिलियंस की एसेट्स जमा कर ली थी। दूसरों की नज़र में एक बिजनेस लेजेंड बन गया था। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि एवेलिन, जो मेरी जवानी का पहला प्यार थी, मेरे फेम और सक्सेस हासिल करने से पहले ही गुजर गई थी। उसकी ट्रेजेडी अचानक परिवार के दिवाले से शुरू हुई। उसके पिता इतने गुस्से में थे कि उन्हें स्ट्रोक आ गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। सर्जरी के लिए उन्हें तुरंत बड़ी रकम की जरूरत थी। उसकी वो नाम की बेस्ट फ्रेंड बियांका, जो मेरे पिछले जीवन में मेरी बिजनेस राइवल थी, उसने मदद करने का दिखावा किया, लेकिन असल में एक जाल बिछाया। उसे उस कमबैक ब्रैट से शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद एवेलिन ने मौत से भी बदतर जिंदगी जी और आखिरकार अपनी कम उम्र की जिंदगी को मायूसी में खत्म कर दिया। मैं उसके फ्यूनरल पर बियांका के ठंडे चेहरे पर जीत की वो हल्की झलक कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही मैं उस दरिंदे ब्रैड को भूलूंगा जिसने तुरंत लू फैमिली की विरासत को उड़ा दिया था। तब मैं बस एक कंगाल नौजवान था, उसके साथ खड़े होने और एक शब्द बोलने के भी काबिल नहीं था। ये पछतावा और लाचारी मुझे पूरी जिंदगी एक जहरीले सांप की तरह दसती रही। इसलिए जब मैं नशे की हालत से जागा और खुद को 22 साल की उम्र में पाया, लू फैमिली के दिवाला निकलने से एक दिन पहले, तो मैंने सबसे पहले उन सारे इंडस्ट्रीज के नाम लिखे जो अगले 10 साल में एक्सप्लोड होने वाली थीं, और उन्हें अपने सबसे वफादार सबॉर्डिनेट आर्थर को दे दिया, जिसे असिस्टेंट आर्थर भी कहा जाता है, जिसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का खिताब मिला था, और जिसके बारे में अफवाह थी कि वो कोई टाइम ट्रैवलर है। फिर मैंने अपनी बाकी जिंदगी का अकेला गोल बनाया कि आराम से रहूंगा और एवलिन की हिफाजत करूंगा। इस जीवन में मैं अब कोई बिजनेस लेजेंड नहीं बनना चाहता। मैं बस एक आलसी और निठल्ला बनना चाहता हूं जो वक्त गुजारे। मैं अपनी लड़की के पास रहूंगा, सारी 8 मेजर क्विजीन्स चखूंगा, हमारी घर की बनी फाइन वाइन्स पीऊंगा, और साथ ही अपने 8 पैक एब्स और अडोनिस बेल्ट बनाऊंगा। आखिरकार एक फिट शरीर ही जिंदगी का मजा लेने की बुनियाद है। मैंने इसका वक्त बिल्कुल सही रखा था। एवलिन आज दोपहर को मेरे पास मायूसी में आएगी। मेरे पिछले जीवन में वो हर दोस्त और रिश्तेदार के पास गई थी, और सिर्फ मैं, एक साधारण क्लासमेट, उसकी कॉल उठाने के लिए तैयार था। अफसोस, तब मैंने अपना सब कुछ जमा किया और सिर्फ 30,000 युआन ही इकट्ठा कर पाया, जो बहुत कम थे। इस बार ये अलग है। जब डोरबेल बजी, मैंने ढीली स्वेटपैंट्स पहनी थी, बिना शर्ट के लिविंग रूम में अपना क्रंचेस का आखिरी सेट कर रहा था। पसीना मेरी साफ मसल लाइन से नीचे गिर रहा था और मेरी अडोनिस बेल्ट की लकीरों में गायब हो रहा था। मैंने पसीना पोंछा और दरवाजा खोलने के लिए धीरे धीरे गया। बाहर वो खड़ी थी जो मेरे दिल की गहराइयों में बसी हैं। एवेलिन ने एक फीका ड्रेस पहना था, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, वो आंखें जिनमें हमेशा मुस्कुराहट होती थीं, अब खरगोश की तरह लाल थीं। मुझे बिना शर्ट के देखकर वो एक पल के लिए थम गई। उसके गालों पर तुरंत लाली छा गई। उसकी नजर घबराकर हट गई, फिर भी एक पल के लिए मेरे साफ एब्स पर रुकी रही। मैं जानता था कि यहाँ खड़े होने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जुटाई होगी। हैरिसन, उसकी आवाज एक सिसकी के साथ कांपी, बहुत बुरी तरह से हिल रही थी। मेरे पापा, वो अंकल को क्या हुआ? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, अपनी आवाज को जितना हो सके उतना स्थिर रखते हुए। उन्हें उन्हें अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ है। वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी में 1 मिलियन युआन लगेंगे। जब वो बोल रही थी, आंसू टूटे धागे की तरह बह रहे थे। मैंने सबसे भीख मांगी है। सिर्फ तुम ही बचे हो। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने उसके लिए उसका वाक्य पूरा किया और उसने तेजी से सर हिलाया, जैसे किसी आखिरी सहारे को पकड़ रही हो। उसने मेरी तरफ नम्रता से देखा। मैं जानती हूं, ये बहुत बड़ी रकम है और शायद तुम्हारे पास भी ना हो, लेकिन अगर तुम इसे मुझे उधार देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी और मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। मैं इसे चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की तरह काम करूंगी। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी बड़े हाथ ने उसे जकड़ लिया हो, दर्द और घुटन से भरा हुआ।
ये वही लड़की थी जिसे मैंने इतने प्यार से संजोया था। डरता था कि कहीं मेरे हाथ से गिर न जाए, डरता था कि कहीं मेरे मुंह में रखने से पिघल न जाए। पिछली जिंदगी में इसी 1 मिलियन की वजह से उसकी जिंदगी गहरी खाई में गिर गई थी। मैंने गहरी सांस ली, अपने अंदर उठती भावनाओं को दबाया और सुस्ती से दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। अपने होठों को एक ऐसी मुस्कुराहट में मोड़ा जो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक स्काउंड्रल जैसी थी। एवलिन, हमारा रिश्ता क्या है? सिर्फ आम क्लासमेट्स? उसका शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। मैं जानता था ये क्रूरता है, पर यह करना जरूरी था। क्लासमेट्स के तौर पर पैसे उधार देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना लहजा बदला, उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक देखते हुए। पर 1 मिलियन बहुत कम है। एवलिन ठिठक गई, मुझे उलझन में देखते हुए। मैंने एक उंगली निकाली, उसके सामने उसे मजाक में हिलाया और आधा मजाक करते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा, इसे ब्राइड प्राइस समझो, मुझसे शादी कर लो। एवलिन तुरंत ठिठक गई। मैं तो उसके थप्पड़ या कुछ स्काउंड्रल कहे जाने के लिए भी तैयार था। आखिरकार किसी के भी नजरिए से ये उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना था। मेरी मौजूदा स्थिति उन पुराने जमाने की लाचार औरतों से मिलती जुलती है जो अपने बाप को दफनाने के लिए खुद को बेच देती थीं। मैं बस इस तरीके का इस्तेमाल करके उसके बचने के सारे रास्ते बंद करना चाहता था, ताकि उसके पास मेरे ऊपर निर्भर करने के अलावा कोई रास्ता न बचे। एक बार वो मुझसे शादी कर ले तो मैं उसे किसी प्रिंसेस की तरह लाड प्यार करूंगा। उसे ये समझाऊंगा कि मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि उससे 10 साल से प्यार करता हूं। हालांकि एवलिन का रिएक्शन मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। वो बस मुझे गौर से देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखें उन भावनाओं से भर गईं जो मेरे समझने के लिए बहुत मुश्किल थीं। शौक, ह्यूमिलिएशन, स्ट्रगल, लेकिन सबसे ज्यादा एक निराशाजनक, सब कुछ दांव पर लगा देने वाला फैसला। पूरे आधे मिनट बाद जब मुझे लगा कि वो फट पड़ेगी, वो धीरे से पर बिल्कुल साफ बोली, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरे दिमाग में तैयार सारे 108 आर्ग्यूमेंट्स तुरंत रुक गए। स्क्रिप्ट इस तरह नहीं चलनी चाहिए थी। क्या उसे पहले गुस्सा नहीं होना चाहिए था, फिर निराश होने के बाद मेरी दिल से की गई कोशिशों पर मजबूरी में राजी होना चाहिए था? वो कुछ सेकंड्स में कैसे राजी हो गई? उसके पीले मगर हैरत अंगेज तौर पर शांत चेहरे को देखकर मुझे पहली बार अपनी रीबर्थ पर शक होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जन्म किसी पैरेलल वर्ल्ड में हुआ हो? असिस्टेंट आर्थर, स्टॉक मार्केट की गलती, वरना मैं यहाँ क्यों हूँ? इस दुनिया में एवलिन का सच में मुझ पर सीक्रेट क्रश है? तुम इस बारे में श्योर हो? मैं हकलाया। इस जिंदगी में पहली बार मेरे शब्द लड़खड़ाए। एवलिन ने सर हिलाया। उसकी नज़र असाधारण रूप से रेजोल्यूट थी। मैंने इस बारे में साफ तौर पर सोच लिया है। मेरे पिता की जान बचाने और लू परिवार को गिरने से रोकने के लिए 1 बिलियन, ये उसके लायक है। लेकिन मेरी शर्तें हैं। कहो। मैंने खुद को शांत होने पर मजबूर किया। हालांकि स्थिति ने एक अनोखा मोड़ ले लिया था, पर नतीजा मेरे हक में था। पहला, शादी के बाद हम सिर्फ नाम के पति पत्नी होंगे। हम एक दूसरे की प्राइवेट लाइव्स में दखल नहीं देंगे। ठीक है, मैं मान गया। मेरे पास उसका मन बदलने के लिए काफी वक्त था। दूसरा, ये 1 बिलियन लू परिवार में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एक बार जब कंपनी मुनाफे में आ जाएगी तो मैं तुम्हें इसे ब्याज के साथ लौटा दूंगी। मैं धीरे से हंसा। मिस एवलिन, क्या तुम अभी के हालात को गलत समझ रही हो? मैं तुम्हें खरीद रहा हूं, तुम्हारी फैमिली में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये पैसा तुम्हारी बाकी जिंदगी भर लौटाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो। मैंने जानबूझकर एक डोमिनेटिंग और अनरीजनेबल लहजे में बात की, उसका रिएक्शन देखने के लिए। बेशक उसने अपना निचला होंठ चबाया, उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी, लेकिन आखिर में वो मान गई और सर हिलाया। उसके इस सबमिसिव डिमीनर ने मेरे दिल में दर्द और उत्सुकता दोनों पैदा की। ठीक है, रोना बंद करो, तुम बहुत बुरी दिख रही हो। मैंने एंट्रीवे कैबिनेट से कुछ टिश्यूज उठाए और थोड़ा सख्ती से उसके हाथ में थमा दिए। क्या तुम अपनी आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर लाई हो? उसने मुझे खाली नजरों से देखा और बिना सोचे समझे सर हिला दिया। अगर तुम्हारे पास हैं तो चलो, हम पहले मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। मैं मुड़ा और वापस बेडरूम में गया। ऐसे ही एक टी शर्ट पहनी और अपनी कार की चाबियां उठाईं। वो जाहिर तौर पर मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पा रही थी। और क्या, जब तक तुम्हारे अंकल गुजर नहीं जाते तब तक इंतजार करो, मैंने बेसब्री से कहा। एवलिन चुप हो गई और खामोशी से मेरे पीछे चलने लगी। आधे घंटे बाद हम दो लाल बुकलेट्स पकड़े हुए मैरिज ब्यूरो से बाहर निकले। सूरज की रोशनी थोड़ी तेज थी। एवलिन ने मैरिज सर्टिफिकेट को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि कोई गरम लोहा हो। उसे देखकर मैंने अंदर ही अंदर आह भरी। मैं जानता था कि वो इस वक्त जलील और मायूस महसूस कर रही होगी। कोई बात नहीं, आगे बहुत वक्त है। मैंने अपना फोन निकाला और असिस्टेंट आर्थर का नंबर डायल किया। हेलो बॉस, आपको क्या चाहिए? दूसरी तरफ से उसकी पुरजोश आवाज आई।
जब से मैंने उसे फ्यूचर बिजनेस प्लान थमाया था, ये 40 साल का आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कैफीन के नक्शे में हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस कदम ने कोई स्विच ऑन कर दिया हो, जिसने तुरंत मेरा सबसे बेहतरीन सबॉर्डिनेट बना दिया, जो हमेशा 24/7 तैयार रहता था, इस डर से कि मैं, एक आराम पसंद बॉस, उसे कोई काम नहीं दूंगा। आर्थर, कुछ कामों में मेरी मदद करो, मैंने मुख्तसर कहा। पहले स्विट्जरलैंड की सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जरी टीम से कांटेक्ट करो और उन्हें जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल बुलवाओ। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। दूसरा, मेरे अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर करो। तीसरा, एल ग्रुप की मौजूदा हालत का पता लगाओ, खासकर ये कि उनका राइवल जीसी कॉरपोरेशन आजकल क्या कर रहा है। फिर तुम जानते हो क्या करना है। असिस्टेंट आर्थर के पास दूसरी तरफ कोई सवाल नहीं था। उसने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया, समझ गया बॉस। फोन रखने के बाद मैंने देखा कि एवलिन मुझे बहुत ही उलझे हुए एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। तुम नहीं हो। ऐसा लगा जैसे वो पूछने वाली हो कि मैं इतना अमीर क्यों हूं, क्यों मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह ऐसे रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता था। उसने आखिर तक यही सोचा था कि मैं सिर्फ एक आम स्टूडेंट था, जिसने अपने लिए थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया था। मैं कोई खास नहीं था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। कोई आम स्टूडेंट नहीं। एवलिन, तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। मैंने समझाने की जहमत नहीं की। मैंने उसे अपने साथ खींचा। मेरा दिमाग बिखरे हुए ख्यालों और सायों का एक चक्र था। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, अंकल क्वान की हालत गंभीर है। गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ आराम से चलने लगी। एवलिन पूरे रास्ते चुप रही। सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट पर उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होती गई। हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग रूम के बाहर एवलिन की मां परेशानी में चक्कर लगा रही थी। हमें देखकर वो जल्दी से पास आई। एवलिन, कैसी है? मां, पैसों का इंतजाम हो गया है, एवलिन ने कहा, फितरती तौर पर मेरी तरफ देखते हुए। तभी मिसेस लू ने मुझ पर गौर किया और हैरानी से पूछा, और ये कौन है? मां, ये मेरा दोस्त हैरिसन है। एवलिन ने बिना ज्यादा बताए इंट्रो दिया। मैंने बुरा नहीं माना और सिर्फ मिसेस लू की तरफ सर हिला दिया। तभी एक घिनौनी आवाज गूंजी। एवलिन, मैं आ गया हूं। मैंने तुम्हारे अंकल की सर्जरी के लिए पैसे तैयार कर लिए हैं। एक आदमी जो ऊपर से नीचे तक डिजाइनर लेबल्स में था। उसके बाल तेल से चिपचिपे और पीछे की तरफ बैठे हुए थे, और चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल थी। वो तेजी से चलते हुए पास आया, हाथ में रोजेस का गुलदस्ता पकड़े। ब्रैड, वही आदमी जिसने मेरी पिछली जिंदगी में एवलिन को मौत की तरफ धक्का दिया था। उसे देखकर मेरी नजर तुरंत ठंडी हो गई। सच में, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। वो पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ब्रैड ने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सीधा एवलिन के पास गया और बड़े प्यार से कहा, एवलिन, मैंने तुम्हारे परिवार की परेशानियों के बारे में सुना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। बस मेरी गर्लफ्रेंड बनना मान जाओ और पूरी ब्रैड फैमिली की दौलत तुम्हारी होगी। बोलते हुए उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, एवलिन ऐसे पीछे हटी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके टच से बचने के लिए वो तेजी से पीछे हो गई। ब्रैड, तुम्हारी इस कृपा के लिए धन्यवाद, पर इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पिता की सर्जरी के खर्चे का इंतजाम हो चुका है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, एक ऐसी नफरत और दूरी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। मैं दंग रह गया। मेरी पिछली जिंदगी में भले ही एवलिन ब्रैड को पसंद नहीं करती थी, उसने अपने पिता को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसकी मदद ली थी। इस बार उसका रिएक्शन इतना उग्र क्यों था? ब्रैड की स्माइल उसके चेहरे पर जम गई। साफ था कि उसने नहीं सोचा था कि उसे रिजेक्ट किया जाएगा, और वो भी इतनी सख्ती से। हल हो गया। रुआन, मुझसे मजाक मत करो। 1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। तुम इसे भला कहाँ से सॉल्व कर सकते हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में नफरत भरी थी। वो एक गरीब बच्चा, जिसके पूरे कपड़ों की कीमत मिलाकर भी 500 से ज्यादा नहीं है। मैंने अपने आप को नीचे देखा। कॉटन टी शर्ट, एथलेटिक शॉर्ट्स, डोमेस्टिक ब्रांड स्नीकर्स। मैं सच में एक पेनीलेस बच्चा लग रहा था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये क्लाउन एक बार फिर से देखने के लायक भी नहीं था। उसे देखकर ही गंदा महसूस हो रहा था। मैंने एक चेयर खींची, खुद बैठ गया और अपना फोन निकालकर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने लगा। आज टॉपिक मेरे उठने के बाद मेरी कंपनी स्टॉक बढ़ गया फिर से ट्रेंड कर रहा था। नीचे कमेंट सेक्शन एलओएल से भरा हुआ था, ये कहते हुए कि मेरी कंपनी का स्टॉक असल में बॉस के लेड बैक स्टाइल की वजह से लिमिट अब तक पहुंच गया था। सच में मेरे ओवर अचीविंग सबॉर्डिनेट्स, मैंने सोचा। मेरी इस नजरअंदाजी ने ब्रैड को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। हे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हो, क्या तुम बहरे हो? उसने मेरी नाक की तरफ इशारा किया और गाली दी। तुमने रैन को किस तरह का लव पोशन पिलाया है? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मेरे डैड जीआर के चेयरमैन हैं। मेरे रास्ते में आओ और मैं पक्का करूंगा कि तुम इस सिटी में जिंदा ना रह सको। एवेलिन मेरे सामने आ गई, ब्रैड को ठंडक से घूरते हुए। ब्रैड, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ।
हैरिसन एक दोस्त है जिसे मैंने मदद के लिए बुलाया है और उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम पैसे का मसला खुद संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्लीज जाओ और मेरे फादर के आराम में खलल मत डालो। ब्रैड ऐसे हंसा जैसे उसने सबसे बड़ा जोक सुना हो। एवेलिन, क्या तुमने ऐसे वक्त में अपना दिमाग खो दिया है? तुम अभी भी अपने घमंड से चिपकी हुई हो। मेरे अलावा और कौन तुम्हारी मदद के लिए 1 मिलियन ला सकता है? उससे पूछो, क्या वो कर सकता है? उसने घमंड से मेरी तरफ इशारा किया। मैंने अपनी एक पलक उठाने की भी जहमत नहीं की, बस आराम से 2 शब्द कहे, नॉइजी। ठीक तभी जल्दी में कदमों की आवाज आई। हॉस्पिटल डायरेक्टर डिपार्टमेंट हेड्स के एक ग्रुप के साथ पसीने में भीगे हुए भागते हुए आए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर हैरिसन कौन है? डायरेक्टर ने सांस फूलते हुए पूछा। उसका रवैया हद से ज्यादा रिस्पेक्टफुल था। मैंने सुस्ती से अपना हाथ उठाया। डायरेक्टर तुरंत भागकर मेरे पास आया, 90 डिग्री के एंगल पर झुकते हुए। मिस्टर हैर हेलो, मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। मुझे अभी खबर मिली है कि स्विट्जरलैंड से प्रोफेसर क्रिसमन की टीम प्राइवेट जेट में सवार हो चुकी है और उनके 3 आवर्स में पहुंचने की उम्मीद है। मैंने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रूम और वीआईपी वार्ड तैयार कर दिया है। क्या कुछ और है जो आप चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेट करें? पूरा कॉरिडोर एक पल में खामोश हो गया। एवेलिन की मां हैरान से देखती रह गई। ब्रैड के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा स्पेक्टेक्युलर थे, जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। प्रोफेसर क्रिसमन, वो एक वर्ल्ड रिनाउंड टॉप न्यूरोसर्जन है। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट के प्रिंसेस को भी उनकी सर्जरीज के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ता है, और अब वो एवेलिन के फादर के लिए यहाँ प्राइवेट जेट पर भागे चले आ रहे हैं। तुमने कड़ी मेहनत की है, मैंने आराम से जवाब दिया। फिर मैंने ब्रैड की तरफ इशारा किया। इसे यहाँ से बाहर निकालो, ये मुझे परेशान कर रहा है। जी जी जी। डायरेक्टर ने जल्दी से सर हिलाया और झुका। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा किया। तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? इस जेंटलमैन को बाहर छोड़ कर आओ और इसे फिर कभी हमारे हॉस्पिटल में कदम मत रखने देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्रैड गुस्से से पागल हो रहा था। मेरे पिताजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। अगर तुमने मुझे नाराज किया। उसकी बातें बीच में ही कट गईं जब 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी बाहों से पकड़ा और उसे घसीट कर ले गए। उसका मुंह अभी भी बेअसर गालियां बक रहा था। दुनिया आखिरकार फिर से साफ महसूस होने लगी। एवेलिन की मां अपनी सोच से बाहर आई, मेरे पास चलकर आई और जज्बात से भरी आवाज में हकलाते हुए बोली, मिस्टर हैरिसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे परिवार के बड़े बेनिफैक्टर हैं। आंटी, प्लीज इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बस मुझे हैरिसन कहिए। मैं रुका, अपने पास खड़ी एवेलिन की तरफ देखा और कहा, अब से हम परिवार हैं। एवेलिन की मां वहीं जम गई। एवेलिन का चेहरा उसके कानों के किनारों तक गहरा लाल हो गया। उसने मेरे पैर पर जोर से लात मारी। फिर उसने मुझे एक तरफ खींचा और गुस्से से धीरे से कहा, हैरिसन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि ये स्वीट है? मैंने अपनी पॉकेट में अभी भी गरम लाल मैरिज सर्टिफिकेट को हिलाया। हम अब लीगली मैरिड हैं। अगर परिवार नहीं तो हम और क्या हो सकते हैं? वो मेरे मजाक से खामोश रह गई, बस फूले हुए गालों के साथ मुझे घूरती रही। उसे इतना जिंदा दिल देखकर मेरा मूड खुश हो गया। ये मेरी एवेलिन थी, मेरे पास लाइफ की वो बेजान पपेट नहीं। ठीक तभी असिस्टेंट आर्थर का फिर से कॉल आया। बॉस, ये पक्का हो गया है। जीसी कॉरपोरेशन पिछले कुछ समय से एवलिन ग्रुप के रिटेल शेयर्स का होस्टाइल टेकओवर कर रही है। उसी समय उन्होंने कई रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ मिलकर एवलिन ग्रुप की सप्लाई चेन काट दी है, उन्हें हार मानने पर मजबूर करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने एवलिन ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिश्वत दी है ताकि वो कल की बोर्ड मीटिंग में हमला कर सके। हाँ, कितनी गंदी चाल है। मैंने ठंडी हंसी हंसा। मेरे पिछले जीवन में इसी तरह के कदमों ने एवलिन परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया था। बॉस, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? असिस्टेंट आर्थर, तुम्हें क्या लगता है? मैंने पलट कर पूछा। दूसरी तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर असिस्टेंट आर्थर की आवाज आई, जो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि लड़खड़ा रही थी। मैं समझ गया बॉस, मैं पक्का करूंगा कि काम पूरा हो जाए। मैं इन घटिया बदमाशों को आपकी और मिसेस एवलिन की नजरों को परेशान नहीं करने दूंगा। फोन रखने के बाद मैंने एवलिन की तरफ देखा, जो मुझे चिंता से देख रही थी। क्या कंपनी में भी कुछ हुआ है? उसने पूछा। उसकी तेज समझ ने मेरी बातों से इशारा पकड़ लिया था। ये कोई गंभीर बात नहीं है, मैंने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। वो बहुत नर्म महसूस हो रहे थे। मेरे होते हुए कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हारा काम अब सिर्फ अपने पिता का ध्यान रखना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में शक और निर्भरता दोनों थे। उस दृश्य ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया, जिससे मेरा दिल, जो 2 जीवनों से सोया हुआ था, एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। प्रोफेसर क्रिसमैन और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और एवलिन के पिता को हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन वार्ड में भेज दिया गया, जहां टॉप टियर नर्सेज दिन रात उनका ध्यान रख रही थी। उनकी मां का बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया, और जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, वो किसी सेवियर से कम नहीं था, जैसे मैं उन्हें दुखों से निकालने के लिए भेजा गया कोई सेवियर हूं।
हॉस्पिटल के मामले सुलझाने के बाद मैं एवलिन को अपने घर ले गया, जो सिटी सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक रिवर साइड पेंट हाउस था। हमारी अग्रीमेंट के मुताबिक हम शादी के बाद साथ रहेंगे। मैंने उसका सूटकेस अंदर खींचा, जैसे ये बहुत आम बात हो। एवलिन ने अपने होंठ दबाए, वो चुप रही और मान गई। उसने इस सादगी से सजे लेकिन लग्जरियस अपार्टमेंट को देखा, उसकी नजर थोड़ी झिझक रही थी। तुम्हारा कमरा वहां है, मास्टर बेडरूम, मैंने इशारा किया। और आप? उसने तुरंत पूछा। मैं गेस्ट रूम में रहूंगा। वो साफ तौर पर निश्चिंत हो गई और मुझे ये मजाइया लगा। ये लड़की बहुत ज्यादा चौकस थी। जाओ, पहले शावर ले लो और कपड़े बदल लो। ये जो तुमने पहना है, मैं रुका, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने अपनी पुरानी धुली हुई ड्रेस को देखा और घबराहट में उसका किनारा पकड़ लिया। मैंने और कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ मुड़ गया। फ्रिज से एक होममेड प्लम वाइन की बोतल निकाली और एक ग्लास भरा। मैं बार काउंटर पर बैठ गया और धीरे धीरे पीने लगा। पिछले जीवन में मैंने बिजनेस के लिए बहुत कड़वी शराब पी थी, जिससे मेरा पेट खराब हो गया था। इस जीवन में मैं सिर्फ वही चीजें एंजॉय करना चाहता था जो मुझे सच में पसंद थी। जब एवलिन शावर लेकर बाहर आई, उसने लाउंज वेयर पहना था, जो मैंने असिस्टेंट आर्थर से पहले ही मंगवा लिए थे। एक प्यारा पिंक आउटफिट जिसने उसकी स्किन को और भी गोरा दिखाया। उसके गीले बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे, जिनसे अभी भी नहाने की भाप निकल रही थी। उसके गाल एक पके हुए पीच की तरह लाल थे, इतने दिलकश के किसी का भी उसे चखने का मन करे। मेरा एडम्स एप्पल खुद ब खुद हिलने लगा। धिक्कार है, 2 जीवनों तक कुंवारे रहने के बाद भी मैं इतनी आसानी से क्यों बहक रहा हूं। यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैंने उसे इशारा किया। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बात मानते हुए पास आ गई। मैंने उसे बार काउंटर के एक ऊंचे स्टूल पर बिठाया और हेयर ड्रायर उठाकर उसके पास खड़ा हो गया। उसके बाल सुखाने लगा। मेरे हाथ बहुत नर्म थे। गर्म हवा उसकी जुल्फों से गुजरी और शैम्पू की हल्की खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। एवलिन का शरीर सख्त था। वो 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मेरे एंगल से मैं उसके लाल कान और उसकी पतली गोरी गर्दन साफ देख सकता था। एवलिन, मैं अचानक बोला। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। अब से वो सफेद ड्रेस दोबारा मत पहनना। क्यों? क्योंकि मैंने हेयर ड्रायर बंद किया, उसके कान के पास झुका और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। तुम वो नहीं थी जिसमें ब्रैड से मिलने के लिए वो ड्रेस पहनी थी? एक झटके से मैंने महसूस किया कि मेरे सामने खड़ी लड़की एकदम सख्त हो गई थी। पत्थर की तरह सख्त। उसने अपना सिर घुमाया और हैरानी से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी और उथल-पुथल का तूफान था। आपको कैसे पता चला? मैं मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी नाक पर उंगली मारी। मैं ना सिर्फ ये जानता हूं, बल्कि मुझे ये भी पता है कि ब्रैड और तुम्हारी प्यारी दोस्त बियांका काफी समय से मिले हुए हैं। आज का हीरोइक रेस्क्यू एक जाल था जो उन्होंने मिलकर बिछाया था ताकि तुम खुद आग में कूद जाओ। एवलिन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। वो मूर्ख नहीं थी। शायद उसे पहले सिर्फ संदेह था, लेकिन मेरे मुंह से इसकी पुष्टि सुनकर अपने सबसे करीबी व्यक्ति से धोखा खाने का दुख उसे तोड़ने के लिए काफी था। क्यों? बियांका मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे? वो खुद से बड़बड़ाई। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। क्योंकि वो तुमसे जलती है, मैंने सुकून से कहा। वो तुम्हारे बेहतर फैमिली बैकग्राउंड और तुम्हारी खूबसूरती से जलती है, इस बात से कि तुम हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहती हो, जबकि वो सिर्फ तुम्हारी साइड किक बनकर रह सकती है। बियांका, मेरी पुरानी फियांसे, असल में एक ऐसी फैमिली से आती है जो एवलिन फैमिली के बराबर है, बल्कि कुछ मामलों में उनसे भी आगे है। बचपन से ही एयर की तरह पली बढ़ी। बाहर वाले उसे एक आइस कोल्ड अलूफ जीनियस समझते हैं, एक हेवन सेंट प्रोडिजी। लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि उसके इस आइसी मास्क के पीछे कितनी ट्विस्टेड और इनसिक्योर सोल छुपी हुई है। हमारी पिछली जिंदगी में उसने बिल्कुल यही किया था। एवलिन की बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करते हुए उसे खुद अबिस में ढकेला और फिर एक विक्टर के अंदाज में मेरे पास आने की कोशिश की। अफसोस की बात यह है कि उसे अपनी मौत तक ये कभी पता नहीं चला कि शुरू से अंत तक मैंने सिर्फ एवलिन से प्यार किया है। एवलिन को बिखरने की कगार पर देखकर मैंने आह भरी और उसे अपने गले लगा लिया। ठीक है, अब इस बारे में और मत सोचो। ये कचरे के टुकड़े तुम्हारी दुनिया में फिर कभी नजर नहीं आएंगे। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, उसे तसल्ली देते हुए कहा, मेरे रहते हुए कोई तुम्हें फिर कभी बुली नहीं कर पाएगा। उसका शरीर नरम था, उसमें से हल्की फ्रेग्रेंस आ रही थी जब वो मुझसे लिपटकर चुपचाप रो रही थी। इस बार उसने मुझे अपने से दूर नहीं किया। इसके बजाय वो मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे कोई डूबता हुआ इंसान लाइफलाइन को पकड़ता है। मेरी शर्ट का फैब्रिक वो और जोर से पकड़ती रही। उसे पकड़े हुए मेरा दिल पूरी तरह नरम हो गया। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाऊंगा, मैं ये पक्का करूंगा कि वो किसी भी और से ज्यादा खुश रहे। जिन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया है, मैं उनसे इसका बदला 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा लूंगा। अगले दिन मेरी आंख अपने आप खुली। सूरज की रोशनी फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से अंदर आ रही थी। गर्मी और सुकून के बीच मैंने सुस्ती से अंगड़ाई ली और गेस्ट बेडरूम से बाहर आया। खाने की एक बेहतरीन अरोमा हवा में फैली हुई थी।
डाइनिंग एरिया में एवलिन एक एप्रन पहने हुए ओपन किचन में काम कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर एक शानदार चाइनीज ब्रेकफास्ट पहले से लगा हुआ था। मिलेट पॉरेज, स्टीम्ड सूप डम्पलिंग्स और कई तरह की साइड डिशेस। मैं हैरान रह गया। मेरी पिछली जिंदगी में एवलिन एक ऐसी पैम्पर्ड यंग लेडी थी जिसने घर के हाउसहोल्ड चोर्स के लिए कभी उंगली तक नहीं उठाई थी। कुकिंग तो दूर की बात थी, वो मुश्किल से कभी किचन में कदम रखती थी। वो ये सब कैसे बना सकती थी? और हर एक डिश मेरी फेवरेट थी। तुम जाग गए? आवाज सुनकर एवलिन ने मुड़कर मुझे एक अजीब सी स्माइल दी। मैंने बस कुछ सिंपल सा बनाया है, पता नहीं ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से होगा या नहीं। मैं डाइनिंग टेबल की तरफ गया। गर्म मिलेट पॉरेज के बोल को देखकर मेरा दिल जज्बात से भर गया। ये एहसास बहुत जाना पहचाना था। मेरी पिछली जिंदगी में बिजनेस शुरू करने के सबसे मुश्किल वक्त में जब मेरा स्टमक खराब होता था, मैं एवलिन को अपने लिए ऐसे ही बोल ऑफ पॉरेज बनाते हुए इमेजिन करके गुजारा करता था। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मैंने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए उसे देखा। मैंने अंदाजा लगाया, उसने अपनी नजरें कराते हुए कहा। मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे घर पर चाइनीज कुजीन की बहुत सारी किताबें हैं, है ना? मैंने चारों तरफ देखा। सच में लिविंग रूम की बुक शेल्फ पर 8th ग्रेड कुजीन्स की कुछ किताबें थी, लेकिन मैंने वो अपने रीबर्थ के बाद खरीदी थी, बाद की सुकून वाली जिंदगी की तैयारी के लिए। वो तो कल ही आई थी। उसने कब नोटिस किया? मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ, लेकिन मैंने और सवाल नहीं किए। स्किल्स बुरी नहीं है। मैंने एक स्पून उठाया और पॉरेज का एक घूंट लिया। फ्लेवर बिल्कुल सही था। मेरी तारीफ सुनकर एवलिन की आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे किसी बच्चे को कैंडी मिल गई हो। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए, उसने कहा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं हमेशा की तरह सोफे पर बैठ गया और फाइनेंशियल न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन कर दिया। एवलिन पास ही बैठ गई और अपने लैपटॉप पर कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगी। बिजनेस के मामलों की चिंता में उसके माथे पर लकीरें आ गई थीं। मैंने सुस्ती से पूछा और उसने हाँ में सर हिलाया। जीआर का हॉस्टाइल टेकओवर अभी भी जारी है। कई रॉ मटेरियल सप्लायर्स ने यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए हैं। आधी प्रोडक्शन लाइंस पहले ही बंद हो चुकी हैं और बोर्ड मीटिंग आज दोपहर को है। तुम्हें किस बात का डर है? मैंने उसकी तरफ देखा। जब मैं यहां हूं, डरने की क्या बात है? उसने ऊपर देखा, मेरे केयर फ्री रवैये को गहराई से शक करते हुए। मैं जानता था कि उसे मुझ पर यकीन नहीं था। एक निकम्मा जो सिर्फ फोन चलाते हुए इधर उधर लेटा रहता है, वो भला क्या कर सकता था? मैंने सफाई नहीं दी, बस अपना फोन निकाला और असिस्टेंट आर्थर को एक वीचैट मैसेज भेजा। आर्थर, प्रोग्रेस कैसी है? असिस्टेंट आर्थर, काम का जुनूनी। बॉस को रिपोर्ट कर रहा हूं, सब कुछ कंट्रोल में है। जी ग्रुप ने एलयू ग्रुप के रिटेल शेयर्स खरीदने के लिए जो फंड्स इस्तेमाल किए थे, उन्हें एक बेहतरीन लेवरेज स्ट्रैटेजी के साथ 3 ओवरसीज शेल कंपनियों के जरिए शॉर्ट कर दिया गया है। अब उनके पास एक्विजिशन जारी रखने के लिए न सिर्फ फंड्स की कमी है, बल्कि वो हमारे 1 बिलियन के कर्जदार भी हैं। जहां तक उन रॉ मटेरियल सप्लायर्स की बात है, उनकी पेरेंट कंपनीज को कल रात हमने पूरी तरह एक्वायर कर लिया था। मैंने नए चेयरमैन की हैसियत से उन्हें अभी नोटिफाई किया है कि वो ट्रिपल प्राइस पर एलयू ग्रुप को सप्लाई दोबारा शुरू करें या फिर बैंकरप्सी लिक्विडेशन का सामना करें। असिस्टेंट आर्थर, काम का जुनूनी। साथ ही एलयू ग्रुप के उस डेप्यूटी डायरेक्टर ली के बारे में, मैंने उसके एम्बेजलमेंट और मिस्ट्रेस रखने के सबूत पहले ही उसकी पत्नी और डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। अब तक वो घर पर एक पूरी डोमेस्टिक लड़ाई लड़ रहा होगा। वो यकीनन दोपहर की बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएगा। असिस्टेंट आर्थर, काम का जुनूनी। बॉस, मेरे काम को लेकर बेफिक्र रहें। आप और आपकी पत्नी बिना किसी चिंता के अपना वक्त साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर ऐसे छोटे मामलों में भी आपकी तवज्जो की जरूरत पड़ी तो ये मेरी नाकामी होगी। असिस्टेंट आर्थर की लंबी रिपोर्ट पढ़ते हुए मैंने इत्मीनान से अपने होंठ सिकोड़े। प्रोफेशनल, सच में, उस टॉप वर्कहॉलिक होने के लायक जिसे मैंने खुद ट्रेन किया था। मैंने अपना फोन रखा और एवलिन से कहा, जिसके चेहरे पर परेशानी थी, परेशान होना बंद करो। आज दोपहर की बोर्ड मीटिंग में हमेशा की तरह शामिल हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि वहां एक सरप्राइज होगा। एक सरप्राइज? एवलिन हैरान दिखी। जब तुम वहां जाओगी तो पता चल जाएगा। मैंने उसे सस्पेंस में रखते हुए आंख मारी। मैंने दोपहर की एवलिन ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में शिरकत नहीं की। ऐसा छोटा सीन मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के लायक नहीं था। मैंने बस असिस्टेंट आर्थर को हैरिसन के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की हैसियत से एवलिन के साथ भेजा। इस दौरान मैं घर पर आराम से लेटा रहा, प्लम वाइन पीते हुए और एक टैबलेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हुए, जो असिस्टेंट आर्थर का एक खास इंतजाम था। उसने कहा कि वो चाहता था कि मैं बॉस के तौर पर दूर से स्ट्रैटेजीज बनाने और 1000 मीलों दूर से जीत हासिल करने के थ्रिल का अनुभव करूं। मीटिंग रूम का माहौल तनावपूर्ण था। एवलिन के कई सीनियर शेयर होल्डर्स गंभीर दिख रहे थे। चेयरमैन अभी तक जागे नहीं है और अब कंपनी बिना किसी लीडर के है, जहां स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं और प्रोडक्शन लाइंस रुकी हुई हैं। हम क्या करने वाले हैं? ये सब उस जी फैमिली के कमीने की वजह से है, जो हमारे बुरे वक्त का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल घटिया।
और वो डेप्यूटी डायरेक्टर ली ऐसे क्रिटिकल मौके पर गायब हो गया, अपना फोन तक नहीं उठा रहा। जैसे ही सब मायूसी में आहें भर रहे थे, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। एवलिन एक शार्प प्रोफेशनल सूट पहने अंदर आई। उसके पीछे टेलर्ड सूट में असिस्टेंट आर्थर था, जिसकी प्रेजेंस पूरे कमरे पर हावी थी। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। एवलिन, तुम यहाँ कैसे आई? एक डायरेक्टर जिसका नाम वोंग था, जो लू फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे, ने हैरानी से पूछा। अंकरस, मोहतरम डायरेक्टर्स। एवलिन ने गहरी सांस ली, उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी। उसका स्वर हालांकि तेज नहीं था, मगर असाधारण रूप से मजबूत था। आज से मैं टेम्पररी तौर पर चेयरमैन का पद संभालूंगी और कंपनी के सारे मामले देखूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नीचे शोर मच गया। तुम जैसी जवान लड़की कंपनी चलाने के बारे में क्या जानती है? बिल्कुल सही। लू एंटरप्राइजेस जैसे बड़े ऑपरेशन को तुम्हारे हवाले करना सिर्फ इसके पतन को तेज करेगा। एवलिन, अपने अंकल की सलाह सुनो। अब सबसे बेहतर रास्ता जीसी कॉर्पोरेशन की एक्विजिशन को कबूल करना है। कम से कम हम कुछ एसेट्स बचा सकते हैं। एवलिन ने इन शकों को नजरअंदाज किया और शांति से कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझती हूं अंकल्स, लेकिन मैं अपने पिता की जिंदगी भर की मेहनत को नहीं बेचूंगी। वो रुकी, असिस्टेंट आर्थर की तरफ देखते हुए, जो समझदारी से आगे बढ़ा और बड़ी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट किया। लेडीज और जेंटलमैन, मैं आर्थर हूं, मिस्टर हैरिसन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। असिस्टेंट आर्थर की आवाज स्थिर और मजबूत थी। मिस्टर हैरिसन की तरफ से हमने लू ग्रुप में 1 बिलियन इंजेक्ट किया है। इसके अलावा आज से मैं लू ग्रुप के चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रूप में काम करूंगा, मिस एवलिन की कंपनी के मामलों को संभालने में मदद करते हुए। 1 बिलियन! पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल खामोश हो गया। हर कोई इस एस्ट्रोनॉमिकल फिगर से हैरान था। उसके तुरंत बाद असिस्टेंट आर्थर ने रॉ मटेरियल सप्लाई कट्स के मसले के बारे में दूसरा डॉक्यूमेंट पेश किया। ये भी सुलझ गया है। टिन होंग, बूफा और शिनगेन, जो 3 रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनकी पेरेंट कंपनीज को मिस्टर हैरिसन ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है। कल से वो मार्केट रेट से 30% कम कीमत पर एलयू ग्रुप को अनलिमिटेड सप्लाई को प्रायोरिटी देंगे। जहां तक जीआर की बात है, असिस्टेंट आर्थर ने अपने गोल्ड रिम ग्लासेस को ठीक किया। लेंसेज के पीछे एक तेज चमक दिखी। वो फिलहाल खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब एलयू ग्रुप के लिए कोई खतरा नहीं है। स्क्रीन पर ग्रुप की गिरती हुई स्टॉक प्राइस और होने वाली बैंकरप्सी की खबर साफ दिखाई गई। कॉन्फ्रेंस रूम इतना शांत था कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सभी डायरेक्टर्स ने शांत एवलिन और असिस्टेंट आर्थर को डर और इज्जत के साथ देखा, जैसे किसी भगवान को देख रहे हों। एक पल लू ग्रुप तबाही के कगार पर लड़खड़ा रहा था। अगले ही पल इसने 10 बिलियन का इंजेक्शन हासिल किया, सभी क्राइसिस को सुलझाते हुए, और यहां तक कि अपने राइवल्स पर बाजी पलट दी। ये किस तरह की चमत्कारी मूव थी, और इस सब के पीछे एक रहस्यमयी नाम की तरफ इशारा था। स्क्रीन को देखते हुए मैंने उन पुराने लोगों को देखा जो कुछ ही देर पहले तख्ता पलट की साजिश कर रहे थे। अब एवलिन लू के आसपास जमा होकर उनकी चापलूसी कर रहे थे, जैसे चेयरमैन लू शानदार हैं। एक के बाद एक मैं अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका। ये कैपिटल की ताकत थी, और मेरी लड़की उस ताकत के बीच में खड़ी थी, सबकी तारीफ हासिल कर रही थी। वो इसकी हकदार थी। लाइव स्ट्रीम के अंत में एवलिन की नज़र स्क्रीन को चीरते हुए मेरी तरफ देखती महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान और एक कॉम्प्लेक्स इमोशन था जिसे मैं पूरी तरह नहीं समझ सका। लू ग्रुप का क्राइसिस लगभग एक जादुई ड्रामेटिक ढंग से सुलझ गया था। एवलिन लू, वो जवान चेयरवुमन जिसने क्राइसिस में जिम्मेदारी संभाली, उसने एक ही बार में अपना नाम बना लिया था। और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड होने के नाते मैंने अपनी आरामदायक आइडल लाइफ जीना जारी रखा, वर्कआउट करते हुए, अच्छे खाने का लुत्फ उठाते हुए और वाइन बनाते हुए। एवलिन हर दिन इतनी बिजी थी कि उसके पैर मुश्किल से जमीन पर पड़ते थे। जल्दी जाना और देर से लौटना, लेकिन चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो हमेशा घर आती और फिर अपने हाथ धोकर मेरे लिए स्वादिष्ट सूप बनाती। उसका कुकिंग स्किल्स बेहतर होता गया। चाइनीज ब्रेकफास्ट से लेकर फ्रेंच फीस्ट्स तक, जापानीज कुजीन तक, शायद ही ऐसी कोई चीज थी जो वो नहीं बना सकती थी, और हर बार ये मेरे टेस्ट बड्स को पूरी तरह पसंद आता। इसने मेरे शकों को और भी मजबूत कर दिया। बचपन से ऐशो आराम में पली बढ़ी एक लड़की इतने कम समय में एक ऑलराउंड कुलिनरी गॉडेस में कैसी बदल सकती थी? क्या ये एक इत्तेफाक था, या कहानी में कुछ और भी था? उस शाम एवलिन खास तौर पर देर से वापस आई। उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक साफ खुशी छिपी हुई थी। हैरिसन, हम कामयाब हो गए, वो चिल्लाकर बोली, अपना बैग एक तरफ फेंकते हुए, और उत्साह के साथ मुझे गले लगाने के लिए भागी। उसका नरम शरीर मेरी बाहों में आ गया, जिसमें एक सुहावनी खुशबू थी। बिना सोचे समझे मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी हथेली उसकी पतली कमर पर टिकी थी, उसकी हैरत अंगेज नरमायत और लचक को महसूस करते हुए। क्या कामयाब हुआ?
मैंने जानबूझकर पूछा, इस नायाब नज़दीकी का मज़ा लेते हुए। नया प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया, फ्लेवर सेंट्रल, उसने आज ऑनलाइन पहले ही दिन सेल्स में 100 मिलियन पार कर दिए हैं। उसने मेरी बाहों में अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। हमने एक खूबसूरत कमबैक बैटल लड़ी। सच में ये एक सेलिब्रेशन डिजर्व करता है। मैं मुस्कुराया। आज रात में खुद खाना बनाऊंगी। तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा एबलोनी स्टू बनाऊंगी। बोलते हुए उसने मेरी बाहों से निकलने और किचन की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर ली और उसे जाने नहीं दिया। खाना बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैंने उसकी तरफ नीचे देखा। मेरी नजर गहरी थी। मेरे पास एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या सवाल? मेरी घूरती हुई नजरों के नीचे वो थोड़ा अनईजी महसूस करने लगी। उसके गाल लाल हो गए। तुम मैं उसके कान के पास झुका, अपनी आवाज धीमी करते हुए। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मुझे एबलोनी स्टू पसंद है? एवलिन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें किसी डरे हुए हिरन के बच्चे की तरह घबरा गई थीं। मुझे नहीं पता था। मैंने बस रेसिपी में देखा था कि ये सूप बहुत नरिशिंग है और तुम्हारी हेल्थ बेहतर करने के लिए इसे बनाना चाहती थी। वो सफाई देते वक्त हकला रही थी। उसकी आंखें मेरी नजरों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो झूठ बोल रही थी। मैं लगभग यकीन के साथ कह सकता था। मिलेट पॉरिज के पहले बोल से लेकर आज के एबलोनी स्टू तक मेरी पसंद की उसकी समझ सिर्फ एक इत्तेफाक से कहीं ज्यादा थी। ब्रैड के लिए उसकी हद से ज्यादा नफरत और मेरे ब्राइड प्राइस मैरिज प्रपोजल को तुरंत मान लेने के साथ मिलकर मेरे दिमाग में एक निडर और यहां तक कि अजीब ख्याल बनने लगा। तभी मेरा फोन बजा। ये असिस्टेंट आर्थर का कॉल था। बॉस, कल रात बाय फैमिली की तरफ से एक चैरिटी गाला होस्ट किया जा रहा है। उन्होंने आपके और आपकी पत्नी के लिए इनविटेशंस भेजे हैं। आपका क्या ख्याल है? बाय फैमिली, बियांका। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। क्यों ना जाएं? पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी बाहों में ये छोटी लड़की कैसा रिएक्ट करेगी जब वो अपनी प्यारी दोस्त से मिलेगी। चैरिटी गाला बाय फैमिली के 7 स्टार होटल में रखा गया था। मैंने अब भी कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, जो उस खुशबूदार गहनों से लदी और ग्लैमरस भीड़ के बीच बिल्कुल अलग लग रहे थे। एवेलिन ने एक मून वाइट गाउन पहना था। उसके लंबे बाल सलीके से ऊपर बंधे हुए थे, जिससे उसकी स्वॉन जैसी गर्दन दिख रही थी। वो चांदनी में किसी परी की तरह खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी। हमारी एंट्री ने तुरंत पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्या ये लू फैमिली की नई अपॉइंट हुई यंग सीईओ नहीं है? वो कितनी स्टनिंग है। उसके बराबर में वो आदमी कौन है जिसने इतने कैजुअल कपड़े पहने हैं, जैसे उसका बॉडीगार्ड हो? श्श, मैंने सुना है कि वो एक फ्री लोडर है। लू फैमिली की वापसी सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि उसने किसी मिस्टीरियस बिग शॉट से कांटेक्ट करवाया था। एवेलिन ने एहसानमंद होने की वजह से उसके साथ रहने की भीख मांगी थी। फिसफिसाहट और अफवाहें चारों तरफ गूंज रही थी। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और एक सर्वर की ट्रे से आराम से जूस का ग्लास उठा लिया। ये मेरी पसंद की होममेड राइस वाइन नहीं थी, मायूसकुन। एवेलिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने फितरती तौर पर मेरे थोड़ा और करीब एक कदम बढ़ाया। उसने धीरे से कहा, मुझे दुख है कि तुम्हें ये जिल्लत झेलनी पड़ रही है। जिल्लत? मैं हंसा। ऐसी खूबसूरत औरत के साथ रहकर मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। वो नाराज भी थी और खुश भी। उसने मजाक में मेरी कमर पर एक थप्पड़ मारा। उसी वक्त हमारे पीछे से एक ठंडी आवाज आई, एवेलिन, तुम सच में आजकल और भी ज्यादा इंप्रेसिव होती जा रही हो। हम पीछे मुड़े और देखा कि बियांका ने एक काले रंग का लो कट इवनिंग गाउन पहना हुआ था। उसने हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और हमें एक मजाक उड़ाते हुए एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उसकी नजर एक सेकंड के लिए मुझ पर रुकी, जो नफरत और हिकारत से भरी थी। फिर एवेलिन की तरफ मुड़ गई। मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई असली काबिलियत है, लेकिन लगता है तुमने अपने लिए एक प्रिटी बॉय ढूंढ लिया है। क्या लू फैमिली इतनी मजबूर हो गई है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए खूबसूरती का सौदा करना पड़ रहा है? उसके अल्फाज बहुत कड़वे और चुभने वाले थे, जिसकी वजह से एवेलिन का चेहरा का रंग तुरंत उड़ गया। मेरी पिछली जिंदगी में भी बियांका ने ऐसे ही किया था। सबसे दुख देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करके बार बार एवेलिन की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन एवेलिन ने मुझे रोक दिया। उसने एक गहरी सांस ली, बियांका की नजरों से नजर मिलाई और इसके बजाय अपने होठा पर एक हल्की मुस्कुराहट ले आई। बियांका, क्या तुम मुझसे जल रही हो? बियांका का चेहरा सख्त हो गया। एक बेकार और निकम्मे को ढूंढने के लिए तुमसे जलूं? उसने स्नीयर किया। नहीं। एवेलिन ने अपना सर हिलाया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया। वो अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई, मेरे गले में अपनी बाहें डाली और मेरे गाल पर एक जोर का किस किया। बियांका की तरफ मुड़ते हुए, जो हैरानी में खामोश खड़ी देख रही थी, उसने एक एक शब्द साफ कहा, तुम बस जल रही हो।
जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है मैं उससे प्यार करती हूँ, जबकि तुमने बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं जाना कि प्यार क्या होता है। भले ही मेरा बॉयफ्रेंड बार्गेन बिन कपड़े पहनता हो, मेरी नज़रों में वो आसमान के सितारों से भी ज्यादा चमकता है। अगर वो आराम करना चाहता है तो मैं उसकी मदद के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। मैं इससे खुश हूं, मुझे खुशी मिलती है। इसे ही रोमांस कहते हैं। तुम जैसी औरत जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, कभी नहीं समझ सकती। साफ दिखने वाला डबल स्टैंडर्ड पूरी तरह से सामने था जब मैंने अपनी बाहों में उस छोटी लड़की को देखा जिसकी कॉम्बैट प्रावर्स ऑफ द चार्ट्स थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। ये सच में बहुत सैटिस्फाइंग था। एक खुले तौर पर बायस डबल स्टैंडर्ड का वो एंटिसिपेटेड सीन, जिसका रीडर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पूरी तरह से डिलीवर हो गया था। बियांका का चेहरा तुरंत गुस्से से गहरा पर्परिश रेड हो गया और वो रेज से कांपने लगी। उसने एवलिन की तरफ इशारा किया, पर काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सकी। ठीक तभी एक और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर ने वहां एंट्रेंस ली। मास्टर लियो, जो सैकड़ों बिलियंस की फॉर्च्यून के साथ शहर के बिजनेस वर्ल्ड के टाइटन हैं, अपनी केन के सहारे चलकर आए। लोगों की भीड़ से घिरे हुए सबने तुरंत रास्ता छोड़ा और उनका सम्मान से स्वागत किया। बियांका ने जल्दी से अपने चेहरे का गुस्सा दबाया और एक फोर्स्ड स्माइल के साथ उनका स्वागत करने आगे बढ़ी। मास्टर लियो, आप यहाँ कैसे आए? हालांकि मास्टर लियो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो सीधा उसके पास से गुजरे और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। फिर वहां मौजूद सबकी स्टन नजरों के सामने बिजनेस वर्ल्ड के इस टाइटन ने, जिनकी प्रेजेंस से शहर का कॉमर्स हिल सकता था, सम्मान से मेरे सामने, यानी उस सो कॉल्ड प्रिटी बॉय के सामने सर झुकाया। मिस्टर ही, आप भी यहाँ हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने आ जाता। पूरे हॉल में डेड साइलेंस छा गया। सबके जॉज हैरानी से फ्लोर पर गिर गए। बियांका का एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उसके पूरी तरह से बिविल्डर्ड चेहरे को देखा, आलस से अपना जूस का ग्लास उठाया और कहा, बस यहां से गुजर रहा था, सोचा एक बार देख लूं। उस रात बियांका पूरे बैंक्वेट का सबसे बड़ा जोक बन गई, जबकि मैं, एवेलिन का प्रिटी बॉय, शहर का सबसे एनिग्मेटिक फिगर बन गया। जो कोई भी मास्टर लियो को सम्मान में झुका सकता था, वो साफ तौर पर कोई आम आदमी नहीं था। एक मूर्ख भी ये देख सकता था। कुछ देर के लिए मेरी आइडेंटिटी को लेकर हर तरह की स्पेक्यूलेशंस होने लगी। कुछ ने कहा मैं कैपिटल के एक टॉप टियर वेल्दी फैमिली का एयर हूं, जो यहां जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने आया है। दूसरों ने दावा किया कि मैं किसी मिस्टीरियस ओवरसीज कंग्लोमरेट का मास्टर हूं, जिसकी वेल्थ एक देश के बराबर है। कहने की जरूरत नहीं है कि अब किसी की मुझे फ्री लोडर कहने की हिम्मत नहीं हुई। बैंक्वेट के बाद घर जाते वक्त एवलिन बार बार चोरी चोरी मुझे देख रही थी। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैंने रोड पर नजर रखते हुए कहा। ग्रैंडपी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा। मैंने एक पल के लिए सोचा, तुम कह सकती हो कि वो आधा मेरा स्टूडेंट है। अपनी प्रीवियस लाइफ में जब वो एक इन्वेस्टमेंट में नाकाम हो गया था और बैंक्रप्सी की कगार पर था, तब मैंने उससे कुछ पॉइंटर्स दिए थे। बेशक जो बात मैंने नहीं बताई वो ये थी कि जब मैंने पास्ट लाइफ में उसका मार्गदर्शन किया था, तब वो 80 साल के थे और मैं सिर्फ 30 का था। एवलिन को साफ तौर पर यकीन नहीं हुआ, पर वो इसे गलत ठहराने का कोई रीजन भी नहीं ढूंढ सकती। कार का माहौल अचानक एक पल के लिए टेंस हो गया। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैं शावर लेने जा रहा था जब एवलिन ने मुझे रोका। हैरिसन, हमें बात करनी होगी, उसने कहा। उसका एक्सप्रेशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस था। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मुझे पता था कि जो होना है वो होकर रहेगा। हम लिविंग रूम में सोफा पर बैठे, 1 मीटर की दूरी पर। तुम सच में कौन हो? उसने ब्लंटली पूछा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हैरिसन हूं, मैंने जवाब दिया। मेरे सामने अनजान मत बनो, वो एजिटेटेड होकर बोली। तुम वो हैरिसन नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम्हें इतना सब कैसे पता है? तुम्हारे पास इतना इन्फ्लुएंस कैसे है? वो रुकी, एक गहरी सांस ली और सबसे जरूरी सवाल पूछा, क्या तुम भी रिबॉर्न हुए हो? आखिरकार वो पल आ गया। मैंने बिना जवाब दिए उसकी तरफ देखा और बदले में पूछा, और तुम? हमारी आंखें मिली और माहौल ऐसा लगा जैसे थम सा गया हो। एक दूसरे की नजर में हमने वही हैरत और समझ देखी। तुम भी उनमें से एक हो, हम दोनों ने तकरीबन एक साथ कहा। एवलिन अब खुद को रोक नहीं सकी। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे जब उसने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। मुझे जोर से पकड़ लिया, अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया और बिल्कुल टूट कर रोने लगी। एक दिल चीर देने वाली चीख, जैसे वो 2 लाइफ टाइम्स के सारे गिले शिकवे और दर्द निकाल रही हो। तुम बड़े बुद्धू हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें अंदाजा है मैं अकेली कितनी डरी हुई थी? वो रोई और अपनी मुट्ठियां मेरी छाती पर मारने लगी। मैं पीछे नहीं हटा, उसे अपने जज्बात निकालने दिए। मैंने बस उसे जोर से पकड़ लिया,
बार बार उसकी पीठ सहलाता रहा। उसके कान में फिसफिसाया, मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा मैं अकेला हूं। तो वो भी रिबॉर्न हुई थी। कोई हैरत की बात नहीं। कोई हैरत की बात नहीं कि उसने शादी के प्रपोजल के लिए मेरे उस अजीब ब्राइड प्राइस पर फौरन हाँ कर दी थी। कोई हैरत की बात नहीं कि वो ब्राइड और बियांका से इतनी नफरत करती थी। कोई हैरत की बात नहीं कि वो मेरी पसंद की हर चीज जानती थी और मेरे लिए मजेदार खाना बनाती थी। उसके पास उसकी पास्ट लाइफ की यादें थीं। जब मैंने वो प्रपोजल दिया था तो जो उसने देखा वो शर्म नहीं बल्कि सैल्वेशन थी। उसकी अंधेरी और नाउम्मीद जिंदगी में रोशनी की अकेली किरण। और मैं, ये बेवकूफ, असलियत में ये सोच रहा था कि ये मेरा चालाक स्क्रिप्ट था जिसने उसे मजबूर कर दिया था। तुम वापस कब आई? मैंने उसकी सिसकियां कम होने का इंतजार किया और फिर नर्म दिली से पूछा। ये उस सुबह की बात है जब मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था। उसने नाक सुकूड़ी। मैंने अपनी आंखें खोली और खुद को उस हादसे से पहले के वक्त में पाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था क्या करना है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं अपनी पिछली जिंदगी वाले रास्ते पर नहीं चल सकती। मैंने तुम्हारे पास आने का सोचा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। हमारी पास्ट लाइफ में हम सिर्फ आम क्लासमेट्स थे, और फिर तुम मेरे पास पैसे उधार मांगने आई। मैंने उसकी बात पूरी की। उसने सर हिलाया। उस वक्त मुझे लगा था कि अगर मुझे पैसे नहीं भी मिले तो कम से कम मैं तुम्हें एक बार और देख लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बातें करोगे। बोलते वक्त उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या तुम्हें लगा था कि मैं उस वक्त बेशर्म थी जो पैसों के लिए किसी भी बात पर राजी हो गई? उसने मेरी तरफ डरते हुए देखा। मैं हल्का सा हंसा और अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गाल खींची। पागल लड़की। उस पल मैं सोच रहा था, मेरी पत्नी इतनी समझदार कैसे है? उसने फौरन मेरा मेन पॉइंट समझ लिया। कौन सा मेन पॉइंट? ये पॉइंट कि मैं शुरू से आखिर तक सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही शादी करनी चाहिए है। मेरी आवाज नर्म थी, पर उसमें एक पक्का इरादा था। एवेलिन की आंखें फिर से भर आईं, पर इस बार ये जज्बाती आंसू थे। वो आगे बढ़ी और मेरे होठों को चूम लिया। ये किस अब बैंक्वेट वाली उस मामूली किस जैसी नहीं थी। इसमें 2 लाइफ टाइम्स की गहरी मोहब्बत और तड़प थी। जलन और दीवानगी के साथ हमने सोफा से लेकर कारपेट तक एक दूसरे को किस किया। फिर कारपेट से बेडरूम के बिस्तर तक कपड़े एक एक करके बिखरते गए। जब मेरी हथेली ने उसकी गर्म और नर्म स्किन को छुआ तो मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म कांप रहा है। क्या तुम डर रही हो? मैं लुका और उसकी खोई हुई आंखों में देखा। उसने ना में सर हिलाया, फिर खुद ही अपनी टांगें उठाईं और उन्हें मेरी कमर के गिर्द लपेट लिया। हैरिसन, उसने मेरे कान में फिसफिसाया। उसकी सांसें ऑकिड्स जैसी थीं। मैंने इस दिन के लिए 2 लाइफ टाइम्स का इंतजार किया है। उस रात हमने 2 लाइफ टाइम्स के पछतावों को सबसे कदीम तरीके से पूरा किया। रात गहरी थी और हमारी कहानी तो बस अभी शुरू हुई थी। उस पर्दे के हटने के बाद एवलिन के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल बदल गया। जो कभी कॉन्ट्रैक्चुअल पति पत्नी थे, अब वो जुनूनी लवर्स बन चुके थे। हमारी मोहब्बत इस हद तक गहरी थी कि असिस्टेंट आर्थर के लिए भी ये देखना मुश्किल हो रहा था। बॉस, मिसेस एवेलिन, ये अगले क्वार्टर का स्ट्रेटेजिक प्लान है। क्या आप दोनों पहले से रिव्यू करना चाहेंगे? असिस्टेंट आर्थर लिविंग रूम में खड़ा था, हमें सोफा पर एक साथ लिपटे हुए और एक दूसरे को फल खिलाते हुए देख रहा था। उसकी आंख फड़क रही थी। जरूरत नहीं है। बिना ऊपर देखे मैंने एवेलिन के हाथ से दिए हुए ग्रेप को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला। बस इसे वैसे ही संभाल लो जैसे तुम्हें सही लगे। मुझे ऐसी ट्रिवियल मैटर से परेशान मत करो। ये मेरी वाइफ के साथ बॉन्डिंग टाइम में दखल दे रहा है। असिस्टेंट आर्थर। एवेलिन मेरी बातों पर शर्मा गई और मुझे कोहनी मारी। बकवास बंद करो, काम पहले आता है। फिर उसने फाइल ली और उसे सीरियसली पढ़ने लगी। देखो, ये है मेरी वाइफ, स्वीट और रिलायबल, मेरी तरह नहीं जो बस एक स्लैकर बनना चाहता है। ओ असिस्टेंट आर्थर, मुझे कुछ याद आया। बियांका और ब्रैड कैसे हैं? इन 2 नामों के जिक्र पर असिस्टेंट आर्थर के एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गए। रिपोर्टिंग बॉस, जीआर ने पहले ही बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है और लिक्विडेशन से गुजर रहा है। ब्रैड और उसके फादर पर टेन्स ऑफ बिलियंस का कर्ज है। उनके सारे एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं। अब उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। मैंने लोगों को उन पर नजर रखने के लिए कहा था। कल रात वो एक ओवरपास के नीचे ब्रेड के एक टुकड़े के लिए लड़े। ओ सच में? इसने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। क्या कोई वीडियो है? मुझे भेज दो। असिस्टेंट आर्थर, तुमने अच्छा काम किया है। मैंने संतुष्टि में सर हिलाया और बात जारी रखी। उन पर नजर रखो, उन्हें मरने मत देना, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ना भी मत। मैं चाहता हूं कि वो इस दुनिया की हर मुश्किल का स्वाद चखें। अपने मरने के दिन तक उस सब के लिए पछताएं जो उन्होंने पिछले जीवन में एवेलिन के साथ किया था। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन एवेलिन उसमें ठंडक सुन सकती थी। उसने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे, मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, हैरिसन, थैंक यू। किस लिए? मैंने उसका हाथ वापस थामते हुए पूछा।
तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरा फर्ज है। बियांका का क्या? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बियांका के जिक्र पर असिस्टेंट आर्थर के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। मैडम, बी फैमिली की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसने ध्यान से कहा। पिछली बैंक्वेट के बाद से फैमिली में बियांका की पोजीशन गिर गई है। ओल्ड मास्टर भी उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है और उन्होंने उससे सारी अथॉरिटी छीन ली है। वो अब रोज घर पर रहती है, कहीं नहीं जाती। और असिस्टेंट आर्थर रुका। उसने कई बार मुझसे कांटेक्ट किया है और आपसे मिलने की मांग की है। मुझसे मिलना? मैं मुस्कुराया। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने कहा कि वो आपसे और मैडम से मिलकर माफी मांगना चाहती है। जरूरत नहीं है, एवलिन ने ठंडे ढंग से कहा। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। सबसे भरोसेमंद दोस्त से धोखा मिलने का दर्द एक मामूली माफी से खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने सहमति में सर हिलाया। सुना तुमने असिस्टेंट आर्थर? मेरी वाइफ ने मना कर दिया है और इसका मतलब नहीं है चाहे खुद स्वर्ग से कोई नीचे आ जाए। अगर वो तुमसे फिर से कांटेक्ट करे तो बस उसे ब्लॉक कर देना। जी बॉस। हमें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन हमने बियांका की ऑब्सेशन को कम समझा था। कुछ दिनों बाद एवलिन और मैं एक नई खुली प्राइवेट किचन में खाना खाने गए। इस रेस्टोरेंट को बुक करना बहुत मुश्किल था। अफवाह थी कि ओनर एक अजीब इंसान था जो सिर्फ उन्हीं गेस्ट्स को सर्व करता था जिन्हें वो पसंद करता था। बेशक ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी। एवलिन और मैं अभी अपने प्राइवेट रूम में सेटल ही हुए थे कि दरवाजा खुला। बियांका दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। फिर भी उसने एक महंगा टेलर्ड सूट पहना हुआ था, अपनी डिग्निटी के आखिरी टुकड़े को पकड़े हुए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी जो जल्द ही जलन और गुस्से में बदल गई। हमें यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने आलसी ढंग से जवाब दिया। रही बात तुम्हारी मिस बियांका, लगता है तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। रेस्टोरेंट मैनेजर तुरंत भागा हुआ आया। उसका चेहरा घबराहट से पीला था। आई एम सॉरी चेयरमैन हैरिसन, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आई। मैं उसे अभी बाहर निकलवा देता हूँ। रुको, एवलिन ने बीच में कहा। उसने बियांका की तरफ शांति से देखा और पूछा, तुम आखिर हमसे चाहती क्या हो? बियांका ने मुझे ध्यान से देखा, एक सवाल का जवाब दूसरे सवाल से देते हुए। हैरिसन, मैं फैमिली बैकग्राउंड या एबिलिटी के मामले में उससे कहाँ कम हूँ? मैं किस तरह से उसके जैसी अच्छी नहीं हूँ? क्यों तुम मेरी तरफ देखते तक क्यों नहीं हो? ये वो सवाल था जो उसे 2 जन्मों से परेशान कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, एवलिन हंसी। बियांका, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे बुरी हो। तुम अंदर से बिल्कुल सड़ चुकी हो। जिसे तुम प्यार कहती हो वो पोजेशन और डिस्ट्रक्शन है। जो तुम्हारा नहीं हो सकता तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। मगर हैरिसन का प्यार प्रोटेक्शन और सेल्फलेसनेस के बारे में है। जब उसने मुझे कीचड़ में फंसा हुआ देखा, उसका पहला ख्याल मेरी बदकिस्मती पर हंसना या फायदा उठाना नहीं था। वो किसी भी कीमत पर मुझे बाहर निकालना चाहता था। तुम और वो बिल्कुल अलग हो। एवेलिन की कही हर बात एक नाइफ की तरह थी, जो बियांका के दिल में गहरा जख्म कर रही थी। हार की वजह से उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। तो मैं शुरुआत से ही हार गई थी। वो बुदबुदाई, तुम्हारे पास कभी कोई मौका था ही नहीं। मैंने कोल्डली कहा, आखिरी वार करते हुए, क्योंकि मैंने उससे 2 लाइफ टाइम से प्यार किया है और तुम मेरी नजरों में एक झलक के भी लायक नहीं हो। इस आखिरी बात में उसे तोड़ दिया। बियांका ऐसे लड़खड़ाई जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और वो फ्लोर पर गिर गई। उसने एवेलिन और मेरे कसकर पकड़े हुए हाथों को देखा, हमारी आंखों में साफ दिखने वाले प्यार और समझ को देखा, और आखिर में हंसने लगी। एक श्रिल और डेस्परेट आवाज। 2 लाइफ टाइम्स? तो ये 2 लाइफ टाइम्स थे। मैं ईमानदारी से हारी, सच में ईमानदारी से। वो तब तक हंसती रही जब तक आंसू नहीं निकल आए। उसका मेकअप बहकर एक पिटिफुल मेस बन गया था। अब वो अपनी पेडेस्टल पर बैठी हुई अलूफ और आइसी क्वीन नहीं रही थी। वो बस एक रिच्ड लूजर थी, पूरी तरह हारी हुई। बियांका का ब्रेकडाउन मेरे अंदर कोई जज्बात पैदा नहीं कर सका। मुझे कोई सिंपैथी नहीं हुई, सिर्फ डिस्गस्ट हुई। पिछले जन्म में जो पेन उसने एवेलिन को दिया था, वो उसे पूरी जिंदगी पछतावे में रखने के लिए काफी था। रेस्टोरेंट मैनेजर उसे बाहर ले गया और प्राइवेट रूम में फिर से साइलेंस छा गई। एवेलिन ने मेरी तरफ देखा और सॉफ्टली पूछा कि क्या वो उसे क्रूअल लगती है। मैंने उसे अपनी बाहों में खींचा, उसके फोरहेड को चूमा और कहा, मेरी वाइफ दुनिया की सबसे काइंड इंसान है, मगर जब विकेड लोगों से निपटना हो तो तुम अच्छे तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो मुस्कुराई और अपना सर मेरे शोल्डर पर रख दिया। हैरिसन, तुम्हारा साथ होना बहुत अच्छा है। मैंने भी वैसा ही कहा। वो मील हमने बहुत स्वीटनेस के साथ खाया। उन अनोइंग पेस्ट से निपटने के बाद एवेलिन और मेरी जिंदगी आखिरकार पूरी तरह नॉर्मल हो गई। वो एक खूबसूरत सीईओ बनी रही, बिजनेस वर्ल्ड में डिसाइसिव और फॉर्मिडेबल, एवेलिन ग्रुप को नए हाइट्स पर ले जाती रही और इंडस्ट्री में एक लेजेंड बन गई। मैं वैसा ही लेड बैक सन इन लॉ बना रहा। हर रोज घर पर वर्कआउट और कुकिंग करना, रेसिपी स्टडी करना और कभी कभी ऑनलाइन चेक करना कि मेरे सबॉर्डिनेट्स ने क्या नए एंटिक्स किए हैं। हैरिसन आज बिस्तर से नहीं उठा, मेरी कंपनी के लिए स्टॉक प्राइस का इंडिकेटर बन गया।
जब तक मैं काम पर नहीं जाता था, स्टॉक प्राइस स्टेडिली बढ़ती रहती थी। कभी कभी ऐसे ही मेरा मन करता तो मैं कंपनी चला जाता, और उस दिन स्टॉक प्राइस लाजमी नीचे गिर जाती। इन्वेस्टर्स ऑफिशियल सोशल मीडिया पर इकट्ठे हो जाते और प्लीड करते, प्लीज हम आपसे विनती करते हैं, अपने बॉस को काबू में रखें। क्या वो बस घर पर रहकर लेटे नहीं रह सकते? चेयरमैन हैरिसन, हम आपसे विनती करते हैं, बस एक गुड फॉर नथिंग बने रहें और छोटे इन्वेस्टर्स को डराना बंद करें। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि एवलिन हैरिसन को घर में लॉक कर दें और चाबी फेंक दें। जब भी मैं ये कमेंट्स देखता, मैं डिलाइटेड हो जाता, जबकि एवलिन मेरी तरफ हेल्पलेसनेस और अफेक्शन भरी नजरों से देखती। फिर मेरा फोन कॉन्फिस्केट कर लेती, मुझे सोफा पर प्रेस करती और खुद मुझे मसाज देती। ये सब नॉनसेंस फिर से पढ़ रहे हो? क्या तुम थकते नहीं? लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर दूं। फिर मैं सुकून से उसकी लैप पर लेट जाता, अपनी वाइफ की लविंग सर्विस का मजा लेता, जबकि धीरे से अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर उसके स्मूथ फ्लैट स्टमक पर घुमाता। थोड़ा और प्रेशर यहां। हैरिसन, हिलना बंद करो। वो शर्माते हुए और मेरा हाथ हटाते हुए मुझे स्कोल्ड करती। मैं उसका हाथ पकड़ लेता, उसे चूमता और शरारत से मुस्कुराता। वाइफ, आज रात वो नया आउटफिट ट्राई करते हैं जो हमने खरीदा था। उसका चेहरा फौरन खून की तरह लाल हो गया। तुम रोग हो। हमारी जिंदगी इन स्वीट मंडेन रूटीन से भरी हुई थी। साथ में कुकिंग करना, काउच पर बैठकर पुरानी मूवीज देखना, धूप भरी आफ्टरनून्स में सो जाना। हमने एक रैगडॉल कैट ली और उसका नाम युआन बाओ रखा, क्योंकि ये वही कैट थी जो मुझे 100 मिलियन की ब्राइड प्राइस के बदले में मिली थी। युआन बाओ बहुत क्लिंगी थी, खासकर मेरे एब्स पर सोने की शौकीन थी। एवलिन को जलन होती, वो उसे उठाती और एक तरफ कर देती, फिर खुद वहां लेट जाती। ये स्पॉट मेरा है, सिर्फ मेरी, वो पोजेसिवली डिक्लेयर करती। हमारी लड़ाइयां भी होती थीं। जैसे जब मैंने छुपकर एक आइस्ड बियर पी और उसे पता चल गया तो वो मुझसे 3 दिन तक बात नहीं करती थी। मुझे सब कुछ करना पड़ता था, बेचारा बनना, क्यूट बनना, अपॉलजी लेटर्स लिखना, और आखिरकार कुछ गहरी बातों के बाद मैं अपनी पत्नी को मना लेता था। समय बीतता गया और हमें पता भी नहीं चला कि हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी आ गई। उस दिन एवेलिन ने अपना सारा शेड्यूल खाली कर दिया, ये कहकर कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है। वो मुझे उस बीच पर ले गई जहां ढलता हुआ सूरज पूरे किनारे को सुनहरा कर रहा था। लहरें बार बार मिट्टी को चूम रही थीं, धीरे से फुसफुसाते हुए। एवेलिन ने मेरा हाथ पकड़ा और बीच पर नंगे पैर धीरे धीरे चलने लगी। हैरिसन, क्या तुम्हें ये जगह याद है? उसने अचानक पूछा। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। ये वही जगह है जहां मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में उससे अपने दिल की बात कही थी। तब मैंने अपने करियर में कुछ कामयाबी हासिल की थी और आखिरकार उसे यहाँ बुलाने की हिम्मत जुटाई थी। मैंने फ्लावर्स और एक रिंग और एक लंबी दिल से भरी बात तैयार की थी, लेकिन वो कभी नहीं आई। बाद में मुझे पता चला कि वो वही दिन था जब उसे जबरदस्ती ब्राइड से शादी करनी पड़ी थी। इस जगह से मेरी उस पास्ट लाइफ के सारे रिग्रेट्स की शुरुआत हुई थी। मुझे याद है, मैंने जवाब दिया, मेरी आवाज थोड़ी धीमी थी। मुझे माफ कर दो एवेलिन। मेरी तरफ मुड़कर देखा, उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने तुमसे किया हुआ वादा अपनी पास्ट लाइफ में तोड़ दिया था। सब ठीक है। मैंने उसकी आंख के कोने से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम इस बार आ गई? हाँ, मैं यहाँ हूँ। वो अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई और ढलते हुए सूरज के नीचे मुझे किस किया। हमारी परछाइयां मिट्टी पर लंबी होती गईं। हैरिसन, चलो शादी करते हैं। मैं दुनिया की सबसे सुंदर वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरे पति हो, एवलिन के पति, और मेरी लाइफ का एकमात्र प्यार। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। जो तुम कहो मेरी जान। लेकिन शादी से पहले एक चीज थी जिसका हमें पहले ध्यान रखना था। वो क्या है? मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और पास के सीसाइड विला की तरफ बढ़ गया। हमारी वेडिंग नाइट। हमारी वेडिंग बहुत बड़ी और शानदार थी। शहर के लगभग सारे इलीट लोग वहां थे। मास्टर लियो ने खुद रस्में करवाईं और आंसुओं के साथ कहा कि हमारा मिलना देखना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सम्मान था। असिस्टेंट आर्थर, जो मेरे परिवार की तरह था, वो मास्टर लियो से भी ज्यादा रोया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि आखिरकार उसने अपने बॉस को वो लाइफ जीते हुए देख लिया जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था, और अब वो शांति से मर सकता है। मैंने उसे बिना कुछ कहे देखा और सोचा, कृपया मत मरना, कंपनी को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। एवेलिन ने वो वेडिंग ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसके लिए डिजाइन की थी। वो किसी फेरी टेल की प्रिंसेस की तरह सुंदर लग रही थी जब वो अपने पिता का हाथ पकड़कर मेरी तरफ चलकर आ रही थी। कदम दर कदम मुझे महसूस हुआ कि दुनिया की सारी रोशनी उस पर सिमट गई है। एवेलिन के पिता पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनका चेहरा सेहत और ताजगी से चमक रहा था। उन्होंने एवेलिन का हाथ मेरे हाथ में दिया, मेरा कंधा थपथपाया और गंभीरता से कहा,
हैरिसन, मैं अपनी बेटी अब तुम्हें सौंपता हूँ। अगर तुमने उसके साथ बुरा सलूक करने की हिम्मत की तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा तुम्हें सजा दिलाने के लिए। चिंता मत कीजिए डैड, मैंने पूरी शिद्दत से वादा किया, एवेलिन का हाथ कसकर पकड़ते हुए। इस लाइफ में और आने वाली हर लाइफ में मैं सिर्फ उससे प्यार करूंगा। रिंग एक्सचेंज के दौरान मैंने ऑडियंस में बियांका को देखा। वो बिना बुलाए आई थी, सबसे छुपी हुई जगह पर खड़ी थी। उसने एक सिंपल ब्लैक ड्रेस पहनी थी, बिना किसी मेकअप के। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो बस हमें दूर से देख रही थी, एवेलिन के चेहरे पर खुशी और मेरी आंखों में उसके लिए बेइंतहा प्यार को देखते हुए। उसकी नजरों में अब कोई जलन या गुस्सा नहीं था, सिर्फ कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन और रिग्रेट था। जब एवेलिन और मैंने किस किया, मैंने देखा कि वो चुपचाप मुड़ी और वेन्यू से चली गई। उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी थी, जबकि हमारी एवेलिन के साथ शुरू हो रही थी। वेडिंग के बाद किसी मशहूर हनीमून डेस्टिनेशन पर जाने की जगह हम समुद्र के किनारे अपने घर वापस आ गए। उस रात हम बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की के बाहर लहरों की आवाज सुन रहे थे। डार्लिंग, एवेलिन ने अचानक मुझे पुकारा और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं, वो फुसफुसाई। हमारी पास्ट लाइफ का दर्द बहुत असली था। मुझे डर है कि अगर मैंने पलकें झपकाई तो ये सब गायब हो जाएगा। ये सपना नहीं है। मैंने उसके सर के ऊपर किस किया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इसे छुओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने हार्ट पर रख दिया। ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है, हर एक धड़कन असली और मजबूत। फिर मैंने उसके हाथ को नीचे की तरफ गाइड किया, उसे अपने फर्म एब्स पर रखते हुए। और यहाँ भी, क्या सोने के लिए ये तुम्हारा फेवरेट पिलो नहीं है? ये भी असली है। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने मजाक में मुझे मारा। तुम बहुत नॉटी हो। मैं हल्का सा हंसा और उसे अपने नीचे दबाने के लिए उसके ऊपर आ गया। वाइफ, स्प्रिंग की रातें प्रेशस होती हैं। अब बिजनेस शुरू करने का वक्त आ गया है। मूनलाइट धीरे से कमरे में फैल गई और लहरों की आवाज हमारे प्यार के लिए सबसे ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक बन गई। मुझे पता था कि हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि हमने इस परफेक्ट यूनियन के लिए 2 लाइफ टाइम्स के इंतजार का सौदा किया था। और उस परफेक्शन का हर एक दिन पूरे दिल से संजोने के लायक है। वैसे डार्लिंग, कल सुबह मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ मिलेट पॉरेज खाना पसंद करूंगा, ओके? देखो, हैप्पीनेस असल में इतनी ही सिंपल है। जिसे तुम प्यार करते हो उसका तुम्हारे साथ होना और टेबल पर गरम खाना, बस यही पूरी जिंदगी है। दी एंड।